हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक नए कंपनी के बारे में। नए कंपनी में मतलब काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट तो करते रहते ही हैं, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता है हम लोग इस प्रकार की काफ़ी सारे कंपनियां स्टडी पर्पस के लिए कवर करते रहते हैं। बट आप सभी लोगों को ये भी पता है कि अभी जो बिगनर लेवल है, काफ़ी सारे लोग बाजार में हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एंड उनका पैटर्न आपको पता है शेयर खरीदने का। वो वीडियो देखकर शेयर खरीदने में मोटिवेट हो जाते हैं, या फिर कोई भाग रहा है स्टॉक तो वो खरीदने में मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए यूजुअली ऐसे माहौल में क्या करता हूँ मैं, जो रिस्की टाइप की कंपनियां हैं उनको कवर करने से रिलेटेड थोड़ा सा जो मेरा पेस है वो थोड़ा कम कर देता हूँ। बट इस चीज़ के चलते जो लोगों को ये कंपनियाँ इस प्रकार की रिस्की टाइप की कंपनियाँ स्टडी करनी होती है, ठीक है, उनको वो स्टॉक में नहीं दे पाता हूँ। तो चलिए फाइनली उनकी रिक्वेस्ट को यहाँ पे फुलफिल कर लेते हैं। बट विथ डिस्क्लेमर, भाई मैं पहले ही ओपनली यहाँ पे कहना चाहूँगा, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। बट येस, डेफिनेटली कह सकते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी देखने को मिली। छोटी रिस्की टाइप की कंपनी को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, और इसमें रिस्क अगर देखा गया एकदम हायर लेवल का रिस्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये बिगिनर लेवल के लिए कंपनी है नहीं, स्टडी करने के लिए ज़रूर कर सकते हो। बट अगर मार्केट में किसने अभी अभी कदम रखा है एंड बिना सोचे समझे अगर कोई ऐसे कंपनी में जाने का विचार करेगा तो भगवान ही बचाए उसको। क्योंकि बिगनर के लिए हमेशा लार्ज कैप कंपनियां होती है, वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले शुरुआती के 1-2 साल गुजारने होते हैं। अगर वहाँ के अगर वोलेटिलिटी अगर वो झेल पाए तो फिर धीमे धीमे करके मिड कैप स्मॉल कैप की ओर यहाँ पे बढ़ना होता है। सो एनीवेज, जितना हो सके मैंने तो वार्निंग यहाँ पे देखे रखी हुई है। अब जरूर चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। 1000 रुपये का स्टॉक हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। आज के दिन 5% भागा है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा। कंपनी करती क्या है, कंपनी के क्लाइंट्स क्या है, बैलेंस शीट कैसे है, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप देख लेना। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग स्किप करते हैं, ठीक है। जो नाम के लिए आते हैं वो वैसे ही बिगनर होते हैं, वो शेयर मार्केट में ज़्यादा टिकते हैं नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डिसेंट शेयर होल्डर है या फिर जो स्टडी करके आगे बढ़ते हैं उनको पहले बताना चाहूँगा, ये केवल 2000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, काफ़ी छोटी, अभी टॉप पे चल रहा है इसीलिए 2000, थोड़ा सा गिर गया तो ये माइक्रो कैप बनने में भी टाइम ज़्यादा लेगा नहीं। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कैसे है। यस, ये काफ़ी रिस्की कंपनी है। आराम से इसमें आप लोगों को कभी भविष्य में 30%, 40%, 50%, 60% का करेक्शन आराम से देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिलेगा, थोड़ा भी अगर कंपनी को बिजनेस नहीं मिला, कंपनी के नंबर गिर गए, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक ज़बरदस्त ब्रूटली रिएक्शन दिखा देगा। तो ये पहले एक पॉइंट हम लोग को देखने को और सीखने को मिल गया। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कंपनी किस सेगमेंट से जुड़ी हुई है, तो दोस्तों जिस सेगमेंट से जुड़ी है वो सेक्टर है ऑटो सेक्टर। एंड ऑटो सेक्टर में कौन सा सेक्टर, सब सेक्टर आप कह सकते हैं, इंडस्ट्री कह सकते हैं, वो है ऑटो एंसिलरीज। ऑटो एंसिलरीज मतलब यस, गाड़ी के अंदर के जो पार्ट बनाने वाली कंपनी होती है, उस सेक्टर को हम लोग ऑटो एंसिलरी सेक्टर कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे पॉपुलर ब्रांड्स नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर कुछ पॉपुलर नाम मैं आपके सामने रख दूँ, इस सेक्टर का लीडर कौन है, बोश लिमिटेड है। देन मदरसन सुमी, जिसका नाम अभी मदरसन इंटरनेशनल हो चुका है। देन उनो इंडिया जैसी कंपनी है, ठीक है। सोना कॉमस्टार की अगर हम लोग बात करें, ये सारी कंपनियां हम लोगों को इसी सेगमेंट से रिलेट करते हुए देखने को मिल जाती है। सो गाड़ी के अंदर के पार्ट बनाने वाली ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देन बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी काफ़ी छोटी है। आप इनके रिजर्व्स को भी देख सकते हो, कितने का रिजर्व है, 250 करोड़ का था, फिर उतना ही है 247, फिर 288 करोड़, थोड़ा बड़ा, फिर 330, फिर 378। तो हम कह सकते हैं कंपनी अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से ग्रो करने की धीमे धीमे करके कोशिश कर रही है। छोटी कंपनी है तो डोंट एक्सपेक्ट यहाँ पे 5000 10,000 करोड़ के रिजर्व से, नहीं, छोटा ही रिजर्व से यहाँ पे देखने को मिलेगा, 300-400 के आसपास देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, कर्जा की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है। 164 करोड़ का कर्जा था, जो कि कंपनी ने घटाकर 159 किया, फिर और कम करके 145, फिर और कम करके 93। एंड राइट नाउ कंपनी ने कम करते 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 कर्जे को 40 करोड़ के भी नीचे लाया है। सो एक ज़माने में आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 करोड़ के ऊपर का कर्जा था, आज वो कंपनी ने लिटरली 50 करोड़ से भी कम कर्जे को यहाँ पे लेकर आए हुए। इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ सॉर्ट हो गया, क्या पता भविष्य में जाके वापस बड़ा कर्जा ले ले। कर्जा लेना कभी भी पाप नहीं होता है, कर्जे को सही ढंग से इस्तेमाल ना करना ये बहुत बड़ा डेंजरस चीज़ होता है। अगर सही ढंग से अगर आप कर्जे को इस्तेमाल कर रहे हो, कैपेक्स कर रहे हो, कंपनी को बड़ा बना रहे हो, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं एंड बड़ा प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो शेयर
होल्डर्स को मतलब कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है कि इतनी छोटी कंपनी स्टिल कर्जे को लगातार कम करके मैनेज कर रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1 साल के भीतर 137 CR का देखने को मिल रहा है। व्हाट अबाउट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो लगभग 60 करोड़ का कैश कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। सो इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद हम कह सकते हैं कि जो बैलेंस शीट है काफ़ी डिसेंट है, खास करके RNS की बात करें एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी अच्छा डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो कंपनी का बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी की कमाई 100 रुपया कमाती है, उसमें से 78 to 79 रुपीज़ हमारे भारत देश से आता है। तो इतना जो पार्ट आता है उसका बचा हुआ आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हो बचा हुआ कनाडा से आते हैं। तो डेफिनेटली आपको कनाडा के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा, वहाँ पे भी इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम लोग को असेट्स देखने को मिल जाते हैं। सो ये एक मुद्दे की बात है जो कि आप नोट करके चल सकते हो। सो मार्केट कैप को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर यहाँ पे कर लिया है। सो ये जो कंपनी है, ठीक है, तो ये बेसिकली अच्छा इसके क्लाइंट्स के ऊपर जाने से पहले कि ये कंपनी एग्जैक्टली यहाँ पे करती क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जिस कंपनी का बात करें वो है हाईटेक गियर लिमिटेड करके। यस, ये कंपनी का नाम क्या, हाईटेक गियर लिमिटेड इज़ एन ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर primarily engage in the business of manufacturing gear and transmission components। मतलब जो गाड़ी के अंदर जो चीज़ें लगती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। 2 व्हीलर्स की बात करें, लाइट व्हीकल्स की बात करें, कमर्शियल व्हीकल की बात करें, ऑफ रोड व्हीकल्स की बात करें, इनके अंदर जो यहाँ पे जो पार्ट्स लगे जाते हैं, ठीक है, वो इस कंपनी के हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है, हाईटेक गियर लिमिटेड करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाते किस चीज़ के ऊपर कि कंपनी के क्लाइंट्स क्या है। ठीक है, तो कंपनी के क्लाइंट ये एक सिर्फ वन ऑफ द पैरामीटर कभी नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ कितने लोग अभी भी इसी चीज़ में फंसे हुए, क्योंकि पूरा वीडियो को देखते नहीं है, आधी अधूरी चीज़ें देखते हैं, आधा पढ़ाई करके जाएंगे, ठीक है, पर पूरे रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे। 10 चैप्टर है तो मान लीजिए एग्जाम में क्या करेंगे, 3 चैप्टर पढ़ के जाएंगे, 7 चैप्टर पढ़ेंगे नहीं, बट एक्सपेक्ट करेंगे भाई मेरे पूरे मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो कुछ होने वाला तो है नहीं। ठीक है, आप अपने ही बर्बादी का कारण यहाँ पे लिख रहे हो। सो क्लाइंट ये एक एडवांटेज वाला पॉइंट ज़रूर होता है, बट ये ओनली पॉइंट नहीं होना चाहिए कि हाँ बस ये क्लाइंट देख लिया और किसी भी शेयर में जाने का मन बना लिया, गलत बात है। तो चलिए, इतनी छोटी कंपनी स्टिल इनके क्लाइंट्स आप देख सकते हो, हीरो मोटोकॉर्प। यस, हीरो तो शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी भी है। नेक्स्ट क्लाइंट की बात करें तो डेमलर, डेमलर मतलब मर्सिडीज़ की पेरेंट कंपनी। ठीक है, तो डेमलर के ऐसे बहुत सारे आप लोगों को कंपनीज देखने को मिल जाएंगे। इंडिया की जो डेमलर है वो इनका एक क्लाइंट है। जेसीबी की बात करें, ठीक है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। देन वेबको की बात करें, ये भी इनका क्लाइंट है। देन टाटा केमिन्स प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, ये भी इनका क्लाइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैग्ना इंटरनेशनल की अगर हम लोग बात करें तो ये भी इनके क्लाइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। अभी और भी कुछ पार्ट्स को हम लोगों को कवर यहाँ पे करना है। थोड़ा मैं पीछे यहाँ पे जाना चाहूँगा, कहाँ पे जाएंगे हम लोग, थोड़े से कंपनी के अभी तक क्या परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो आप देख सकते हो। ठीक है, कंपनी का अगर हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक ही फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, तो ठीक है, भविष्य में कभी स्प्लिट मिला तो ठीक है, स्प्लिट के लिए तो हम लोग जाते हैं नहीं। व्हाट अबाउट कंपनीज PNL, डोंट एक्सपेक्ट एकदम सुपर डुपर परफॉर्मेंस, बिकॉज छोटी कंपनी है, वॉलेटिलिटी भयंकर होने के भी चांसेस रहेंगे, बट फिर भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए तो चलो अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट 6 करोड़ का, फिर 20 करोड़ का, 34 करोड़ का, 36 करोड़ का, फिर आप देख सकते हैं, देखिए एकदम सडनली ड्रॉप आ गया। ऐसा अगर नज़ारा हुआ ना तो स्टॉक मतलब ऐसा गिर जाता है। इसका अर्थ ये नहीं फ्रॉड है करके, छोटे कंपनीज है ना, इनको बार बार क्लाइंट्स लाने के लिए तकलीफ होती रहती है। ठीक है, तो ये मुद्दा आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप अर्निंग्स भी देख सकते हो, 18 का अर्निंग सीधा 4 पे आ गया। देन वापस कम बैक हुआ 29 का, वापस 15 का अर्निंग, थोड़ा सा फ्लैट परफॉर्मेंस हो गया, फिर उसके बाद सीधा लॉस में -1 में चली गया। आप समझ रहे हो मैंने क्यों पहले कहा कि रिस्की है करके। अभी जिनको इसका ये डेटा से कोई लेना देना नहीं, इमोशनल होके क्या कर लेते, किसी भी स्टॉक में जंप मार लेते, इसलिए मैंने कहा कि भगवान बचाए उनको। ठीक है, ऐसे लोग शेयर मार्केट को बदनाम करते, खुद पढ़ेंगे नहीं, डिसिप्लिन रखेंगे नहीं कि कंपनी कितनी रिस्की है, जानेंगे नहीं। ठीक है, तो जरूर आप इस कंपनी को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग है बट रिस्की भी उतनी ही है। देन वापस कम बैक हुआ 20 करोड़, फिर अभी अगर आप देखोगे तो लगभग 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, सीधा जंप। कैसे, एक बड़ा क्लाइंट मिल गया होगा, बड़ा रेवेन्यू रिकॉग्निशन हुआ होगा, तो सीधा डायरेक्टली 60 का EPS हो गया। तो याद रखना ये कंपनी ऐसे आप लोगों को डांस करवाएगी। बट इसमें अच्छी बात कौन सी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि छोटे कंपनी को आप नंबर्स के हिसाब से कभी जज नहीं कर सकते। उसमें एक ही चीज़ रहती है, पोटेंशियल, काबिलियत कितनी है, उस हिसाब से ही दाव लगाया जाता है। और इसीलिए देखा गया है तो इस प्रकार से दाव लगाना भी काफ़ी रिस्की होता है। ठीक है, कौन से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें अच्छे कौन सी कंपनी में, जो कंपनी ऑलरेडी कमा चुकी है वो कंपनी में आपको ये डेटा मिलेगा। बट एकदम ही कंपनी जब छोटी होती है तो उसको जज करना कि हाँ ये कितना बड़ा प्लेयर बनेगा, अभी तो ये देखा गया तो ये गली क्रिकेट ही खेल रहा है, क्या पता है कल जाके इंडिया का बहुत बड़ा प्लेयर बने, तो ये मुश्किल होता है ना कहना।
बट अगर आप IPL लेवल के प्लेयर को देखकर बोल सकते हैं हाँ ये इंडिया के लिए खेल सकता है, मतलब समझ रहे हो, अब एक कंपनी बड़े स्तर पे जाती है तो उसको रिकॉग्नाइज करना कि हाँ ये और अच्छा कर सकती है क्वाइट ईजी रहता है। बट एकदम ही ग्राउंड लेवल की छोटी कंपनी रहेगी, उसको जज करना, उसको स्टडी में करना और ये अंदाजा लगाना ये बड़ी बनेगी काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ये इस प्रकार का प्लेयर है, बट इसके क्लाइंट्स अगर देखा गया तो उस हिसाब से एक अच्छा इंप्रेशन ये कंपनी जरूर यहाँ पे लेकर आ जाती है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न, आपके दिमाग में बैक एंड में एक चीज़ चलनी ही चाहिए, कौन सी कि यस यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड ये देखिए FISDS नजर ही नहीं आएंगे आपको, ठीक है। रिस्की कंपनी, अरे ऐसे 3600 कंपनियां पड़ी हुई है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, हमेशा थोड़े लार्ज साइज के कंपनी में ही जाती है, तो इसीलिए ऐसी कंपनी में काफ़ी रिस्क होता है। 56% प्रमोटर, देन बाकी पब्लिक के पास, तो इसीलिए काफ़ी रिस्केड कैटेगरी में आने वाली कंपनी, इसलिए मैं बार बार ये रिस्क शब्द को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी को हाईटेक गियर लिमिटेड, इस कंपनी को जरूर यहाँ पे चाहो तो अपने हिसाब से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं एकदम ही ऐसे ऊपर नीचे करके यहाँ पे चलता रहता है। तो ऑब्वियसली अभी आप ये बोलोगे कि अरे स्टॉक एकदम टॉप लेवल पे आ चुका है करके, तो क्या ये ओवर वैल्यूड हुआ? ओवर वैल्यूएशन ऐसा चार्ट पैटर्न ऊपर है उस हिसाब से नहीं होता है। कंपनी का वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी का पी कूल ऑफ हो गया, 18 का पी हो गया। कैसे? हाँ वही रेवेन्यू, एकदम बड़ा रेवेन्यू मार रहा, बड़ा प्रॉफिट मारा। अभी देखा ना 100 करोड़ का प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल गया। तो जैसे ये बड़े बड़े प्रॉफिट मार लेते तो ऑटोमेटिकली कंपनी का अर्निंग बढ़ जाता है और पी कूल ऑफ हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में आनी चाहिए। इन चीज़ों को जज करना एकदम इनिशियल स्टेज पे कठिन होता है, आपको मार्केट में 4-5 साल गुजारने पड़ेंगे, फिर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती है। और बीच में हम लोगों ने देखा कि कंपनी को घाटा हुआ, ये जोरदार गिरा। कितना गिरा अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो आप देख सकते हो, बाप रे बाप 80% से ज़्यादा का क्रैश है। ये देखिए 85% क्रैश हो गया। ऐसा कैसे हो गया? अरे यही तो छोटी कंपनी है, इसमें कोई धांधलीबाजी नहीं है। अगर इनको वापस कोई ऑर्डर मिला नहीं, सोच कर देखिए, अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है, सीधा अगर नीचे आया तो मतलब 4-5 करोड़ आया तो वापस जोरदार इस प्रकार की गिरावट। इसीलिए ये कंपनियां रिस्की होती है, तो समझिए। बट इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है, पोटेंशियल जरूर नजर आता है। अभी इनको कंसिस्टेंसी के साथ इन चीज़ों को मेंटेन यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर इस चीज़ को वो सफलता से मेंटेन कर पाए तो डेफिनेटली कंपनी और यहाँ से आगे बढ़ सकती है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे हाईटेक गियर लिमिटेड, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। भाई मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में डेली बेसिस के ऊपर 4-5 वीडियोस बनाते रहता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।